अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, और ऑब्टेनिंग एंड इंगेजमेंट। देखें, जब हम अपना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को देखते हैं तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सबसे पहले हमने डिस्कस किए। हमने देखा कि जी हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, देन हम एथिक्स वाले सेक्शन पे मूव कर गए। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन आ रहा है दैट इज़ ऑब्टेनिंग एंड इंगेजमेंट। ये हमारे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वाली टाइमलाइन ही चल रही है अभी, लाइक ऑडिट टाइमलाइन का जो पहला फेज़ है आपका वही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अब आपका नेक्स्ट जो सेक्शन है वो ऑब्टेनिंग एंड इंगेजमेंट। भाई डिसाइड हो गया कि हम ऑडिट कर सकते हैं इस क्लाइंट का, ये भी डिसाइड हो गया कि एथिकली हम ओके हैं, अप्रोप्रिएट है यहाँ पर हमारे लिए कि हम यहाँ पर इस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लें। नाउ हाउ टू ऑब्टेन दिस इंगेजमेंट। अब यहाँ पर जब हाउ टू ऑब्टेन की बात आती है तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जी यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे तो आपने एथिक्स को फॉलो करना है। वही पॉइंट्स जो हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं, चैप्टर 1 और 13 में, वो पॉइंट्स यहाँ पर आ गए। हमने देखा कि जी हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ ही साथ यहाँ पर हमें कंपनीज एक्ट क्या क्या कहता है वो यहाँ पर हमने डिस्कस किया। याद है, ये चैप्टर 1 था। एथिकल मैटर्स जो हैं वो चैप्टर 13 में थे। यहाँ पर उसने बुक ने भी स्पेसिफिकली आपको रेफर कर दी कि जी लेटर चैप्टर है आपका एथिक्स का जिसको आपने फॉलो करना है। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया जी क्लाइंट एक्सेप्टेंस के अंदर कि जी यहाँ पर प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट अगर इसमें कोई चेंज आ रही है, लाइक पिछला ऑडिटर कोई और था, आप नए ऑडिटर के तौर पे आए, तो यहाँ पर आपके लिए क्या रिक्वायर्ड है कि आप चेंज इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट के केस में पहले नंबर पर तो पिछले ऑडिटर से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर आप क्लाइंट की कंसेंट के बगैर पिछले ऑडिटर से कांटेक्ट नहीं कर सकते। क्लाइंट अगर है ही पहला साल तो ऐसे केस में तो अप्लाई नहीं होगी ये चीज़। क्यों? पहले साल में अब डेफिनेटली इसका पहले कोई ऑडिटर तो था ही नहीं। अब पहले ऑडिटर नहीं था तो डेफिनेटली फिर अब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर पिछले साल ऑडिटर था और क्लाइंट से आपने कंसेंट मांगी, क्लाइंट ने कह दिया नहीं भाई आप पिछले ऑडिटर से सवाल नहीं कर सकते, उससे नहीं पूछ सकते कि भाई क्यों उसने ये रीज़न क्या है कि उसने ये ऑडिट छोड़ा है या वो ऑडिट से क्यों निकाला गया जी, उसके रेजिग्नेशन और रिमूवल की रीज़न क्या है। तो यहाँ पर आपको अगर क्लाइंट ही इजाज़त ना दे तो हमने कहा जी आप ऐसे केस में डिक्लाइन कर दोगे कि भाई हमने ऑडिट करना ही नहीं है। अब यहाँ पर क्लाइंट आपको अगर इजाज़त दे देता है तो दूसरी तरफ से क्या क्लाइंट उस ऑडिटर को रिस्पॉन्ड करने की इजाज़त देता है? अगर क्लाइंट दूसरे ऑडिटर्स को, प्रीडिसेसर ऑडिटर को यहाँ पर रिस्पॉन्ड करने की इजाज़त देता है तो बात ठीक है कि जी आप प्रीडिसेसर ऑडिटर को कांटेक्ट करें और वो आगे से रिस्पॉन्ड कर दे। अब जो उसका रिस्पॉन्स आएगा आपने उसको देखना है। अगर इन केस उसने प्रीडिसेसर ऑडिटर को ही कह दिया कि नहीं भाई आपको लेटर आएगा, आपको आगे से जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, तो इन दैट केस एज वेल आपने रिज़ाइन ही करना है। आपने कहना है कि जी हम यहाँ पर डिक्लाइन कर रहे हैं इस ऑफर को कि हमने ये ऑडिट नहीं परफॉर्म करना जी। एडिशनल वर्क पे भी बेटा बात होगी थी। अब आगे है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट। देयर आर सम प्री कंडीशंस। प्री कंडीशंस का अगर हम वैसे ही जेनेरिक मीनिंग देखें तो बेटा ये इससे मुराद क्या होता है कि ये आपकी ऐसी कंडीशंस हैं जो पहले से ही तयशुदा है। इंगेजमेंट लेटर वगैरह ये सारी चीज़ें तो बाद में आएंगी। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपने जिस टाइम पर ऑडिट के लिए कहना ना कि हाँ हम कर देंगे ऑडिट, तो यहाँ पर चंद एक ऐसी शराइत हैं जो पहले से शामिल होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली जो शर्त है वो क्या है कि भाई हमारे राइट्स और ड्यूटीज़ तो यहाँ पर अपरेंटली कोई बंदा एग्री कर ले उससे। प्री कंडीशन से एग्री करना ज़रूरी है कि भाई ये कंडीशंस थी दैट शुड बी फॉलोड, और हम उसको देखते हैं कि जी फॉलो हो भी रही हैं कि नहीं हो रही जी। अब यहाँ पर प्री कंडीशंस को इस्टेब्लिश करवाना है कि ये एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही। ऑडिटर का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या बन जाएगा कि भाई क्या प्री कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही, ये चेक करें और साथ में देखें कि क्या इस चीज़ को दूसरी पार्टी लाइक क्लाइंट ने एक्सेप्ट भी किया कि नहीं अभी तक कि हाँ प्री कंडीशंस पर हम भी एग्रीड हैं जी। दैट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट इज कंफर्म्ड जी। ये वो बेसिस हैं जिसकी बेस पर आप कहते हैं कि जी ऑडिट कंडक्ट किया जाना है।
प्री कंडीशन से मुराद वो कंडीशंस हैं जो पहले से ही प्री डिटरमिन हो गई और इसकी बेसिस पर ही ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा। अगर ये टर्म्स एग्री ही नहीं हुई तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते। इफ द प्री कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट, इन दैट केस ऑडिटर विल नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट। ऑडिटर कहेगा नहीं भाई, आपसे जो हमने पहले नंबर पर जो शराइत रखी थी आपने तो उन्हीं कोई फॉलो नहीं किया। अब वो ड्यूटीज और राइट्स वही हैं जो हम पहले चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं। क्या क्या थे जी? कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ की हुई है? मैनेजमेंट की तरफ। इंटरनल कंट्रोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी है, ठीक है जी। और उसके बाद फ्रॉड से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट की। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड। ये प्री कंडीशन। फिर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा होगा? लाइक IFRS यूज करने हैं, IFRS फॉर SMEs यूज करने हैं, ये जो भी स्टैंडर्ड यूज करने हैं वो प्री कंडीशंस में आ जाएंगे जी। यहां पर कहते हैं कि जी इफ द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट, ऑडिटर ने क्या करना है? ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश इफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज एक्सेप्टेबल। ऐसा तो नहीं है कि एक लिस्टेड एंटिटी है और उस पर स्टैंडर्ड्स वो लगाए जा रहे हैं जो यहां पर एप्लीकेबल ही नहीं है। ऑडिटर की साइड से होंगी, ऑडिटर की साइड से होंगी। मिसाल के तौर पे एक पार्टी आपके पास है कि जी हमने ऑडिट करवाना है, क्लाइंट आया आपके पास कि जी हमने ऑडिट करवाना है, तो आप उसे प्री कंडीशंस उसी टाइम पर एग्री करेंगे कि जी ये सिचुएशंस होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाकर देनी है, फ्रॉड और इंटरनल कंट्रोल्स पे आपने काम करना है। हमारा काम है टू डिटेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड। हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे, इसका ऑडिट करेंगे, एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे, सारी चीज़ें आप उसमें उनको जनरली बता रहे होते हैं। फिर साथ ही साथ आप कहोगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके देनी है ना, वो आपने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक देनी है। तो अब क्लाइंट यहाँ पर आपसे अगर पूछ लेता है कि जी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है, तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट आपको बताता है कि जी थर्ड स्केड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट। लाइक अगर कंपनी है तो थर्ड स्केड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ये डिफाइन कर रहा होता है कि लिस्टेड एंटिटी है तो इसने फुल IFRS को यूज करना है। ये बताता है कि अगर एंटिटी जो है उसका पेड अप कैपिटल लेस देन 20 मिलियन है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर AFRS फॉर SSEs यूज कर सकते हैं, चाहे तो IFRS फॉर SMEs यूज कर लें या चाहे तो IFRS यूज कर लें, फुल IFRS। लेकिन लिस्टेड कंपनी है तो उसके पास ये तीन ऑप्शंस नहीं है, उसको रिक्वायर्ड है कि फुल IFRS ही यूज करे। फुल IFRS मुराद आपकी रेड बुक है। रेड बुक देखी हुई जी आप सबने, रेड बुक ऑफ IFRS जी। तो अब यहाँ पर वो आपने इस्टेब्लिश करवाना होता है। लाइक सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, फिर उसके बाद आपने एक्नॉलेज करवानी है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट से कि जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है किस किस चीज़ पर, फॉर प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स डेवलपमेंट, और इंटरनल कंट्रोल्स में कोई भी मसला मसाइल हुआ तो वो बताएंगे हमें। टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद ऑल रेलिवेंट एंड रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल पर्सनल। जी जो राइट्स ऑफ ऑडिटर हमने पढ़े थे उसके अंदर आपने देखा था कि हमें तमाम डाटा इंफॉर्मेशन की एक्सेस दी जाए और तमाम लोग जो रेलिवेंट हैं इस ऑडिट के प्रोसीजर से रिलेटेड, यानी लाइक फाइनेंस मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर कहे कि जी ठीक है मैं तो अवेलेबल हूँ लेकिन जी मैं HR वाले बंदे से नहीं मिलवा सकता आपको, वो अवेलेबल नहीं होता। तो अब यहाँ पर अगर HR से रिलेटेड कोई पॉलिसीज डिस्कस करनी है, आपने कुछ पूछना है, तो वो बंदा अवेलेबल होना चाहिए। ये आपने राइट्स में पढ़ा था, ये राइट्स ऑफ ऑडिटर वाला पॉइंट यहाँ पर आ भी गया। इन केस प्री कंडीशंस अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? इफ द प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट, द ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट कि भाई क्यों ये प्री कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं कर रही या प्री कंडीशंस पर क्या इशू आ रहा है। द ऑडिटर शैल एक्सप्लेन व्हाट द प्री कंडीशंस आर एंड दैट दे आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद ISA 210। ISA 210 कहता है कि जी आपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करवानी है। अब ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अगर एग्री ही नहीं कर रही तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप उनको बताएंगे कि भाई ये रिक्वायरमेंट है, आप फुलफिल करवाएंगे तो हम आगे चल सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है।
अब यहाँ पर इन केस अगर प्री कंडीशंस अवेलेबल नहीं होती और ऑडिटर को लगता है कि जी यहाँ पर हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं हो पाएगा, या अगर हम ऑडिट परफॉर्म करने जाएंगे तो हमें इंफॉर्मेशन पहले से प्रिपेयर हुई भी नहीं मिलेगी और हमें ही कहा जाएगा कि जी आपने प्रिपेयर करनी है, तो आपने एक्सेप्ट ही नहीं करना। अगेन अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन टू डू सो, यानी अगर लॉ रेगुलेशन ने कह दिया है द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द प्रोपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट वेयर, अगर तो लॉ ने या रेगुलेशन ने उसको एनफोर्स नहीं किया कि नहीं भाई आपने ही ऑडिट करके देना है, अगर तो ऐसी बात नहीं है, लाइक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आपको कह दे कि जी आपने जाकर इस क्लाइंट का ऑडिट करना है कल से स्टार्ट, अगर आप नहीं करेंगे तो जी आपने हमें यहाँ पर उसकी रीज़न देनी है। आपने रीज़न बताई कि डाटा नहीं, उन्होंने कहा नहीं जी आप ऑडिट स्टार्ट करें, डाटा ही अवेलेबल करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस बंदे को भी ऑर्डर दे दिए कि भाई ये क्लाइंट का डाटा जो अवेलेबल करवाएं। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर लॉ ने इन्फोर्स कर दिया, आपने कहा डाटा नहीं भी मिल रहा फिर भी हमें ऑडिट करना पड़ रहा है, ठीक है जी। अगर तो ऐसी सिचुएशन बन जाए जहां पर लॉ आपसे कह रहा है तो वहां पर तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इन केस अगर आपके पास लॉ रेगुलेशन ने कोई स्पेसिफिकली नहीं कहा नहीं भाई आपने नहीं करना, चाहे तो कर लें चाहे ना करें, आप परमिटेड तो है ना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट परमिटेड तो है बाय लॉ कि भाई वो ऑडिट कर सकता है, अब वो चाहे तो करे चाहे ना करे। जैसे मिसाल के तौर पे तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे अप्लाई हो गया था कि जी आपने लिस्टेड और अनलिस्टेड एंटिटीज का ऑडिट कर सकते हैं, ऐसे ही पड़ा जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन कंडक्ट ऑडिट ऑफ ऑल द कंपनीज, कोई बैरियर नहीं है कि जी 3 मिलियन से ज़्यादा पेड अप कैपिटल होगा तभी करेगा या 3 मिलियन से कम होगा, वो तो ICMA मेंबर के लिए है कि जी वो 3 मिलियन से कम पेड अप कैपिटल हो तो ही ऑडिट कर सकता है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आ गया हमारे पास कि भाई प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट को आपने एक्सेप्ट नहीं करना इफ देयर इज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कह रही भाई हमने डाटा नहीं देना। लिमिटेशन ऑन स्कोप क्या है? स्कोप आपका क्या था वर्क का कि जी आपने ऑडिट कंडक्ट करना है, उस स्कोप के ऊपर ही लिमिटेशन लगा दी, ऑडिट नहीं करने देना। स्कोप लिमिटेशन लग गई मैनेजमेंट की तरफ से। स्कोप पे लिमिटेशन ना, मिसाल के तौर पे आपसे कहा गया है जी ऑडिट कंडक्ट करें फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022, आपकी अपॉइंटमेंट हो गई। उसके बाद जब आप ऑडिट पे गए, मैनेजमेंट ने कहा जी ये डाटा आपके सामने पड़ा हुआ है, डाटा आपके सामने पड़ा हुआ है, इसके ऊपर ऑडिट कर दें। आपने उस डाटा को देखा, उसमें मैक्सिमम पूरे साल की 6 सेल्स इनवॉइसेस आ रही थी और 6-7 ही एक्सपेंसेस की डिटेल्स थी, ना बैलेंस शीट की कोई आइटम्स थी ना P&L की कोई और आइटम थी जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपने कहा जी मजीद डाटा, उन्होंने कहा नहीं बस आपको यही डाटा मिलेगा, आपको यही डाटा मिलेगा। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ये डाटा तो किसी काम का ही नहीं है। हाँ अगर पूरे साल में होती ही 6 ट्रांजैक्शन तो समझ आती, लेकिन यहाँ पर डाटा आपके पास अवेलेबल ही नहीं करवाया गया, जबकि इन एक्चुअल आपके पास बेशुमार आइटम्स आ रही हैं बैलेंस शीट के अंदर भी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में अच्छी खासी एडिशंस हैं, स्टॉक है, स्टॉक उन्होंने कहा जी हम फिजिकली वेरीफाई ही नहीं करवाएंगे। अब इन दैट केस लिमिटेशन ऑन स्कोप आपके पास आ जाती है। लाइक स्कोप जो था वो ही लिमिट कर दिया गया, लिमिटेशन लगा दी गई कि नहीं भाई आपने ये चीज़ें हमसे नहीं मांगनी, हम आपको ये डाटा नहीं दे सकते। इन दैट केस क्या होगा, क्या आप कहेंगे लिमिटेशन ऑन स्कोप आ गई है, आप ऑडिट ही एक्सेप्ट ना करें। आप कहें नहीं जी, लिमिटेशन ऑन स्कोप से मुराद है ऑडिट से रिलेटेड जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो नहीं मिली, दैट इज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट की तरफ से है, अगर मैनेजमेंट की तरफ से लिमिटेशन लगाई गई है तो ये इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट है। क्या इसके अलावा भी कोई सिचुएशन हो सकती है? हमने कहा जी हो सकती है। मैनेजमेंट चाह रही थी कि ऑडिट करवा ले, लेकिन हुआ क्या, जिस दिन ऑडिट स्टार्ट होना था उससे कोई हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले FBI आकर सारा रिकॉर्ड उठा कर ले गया। अब FBI अपने पास अगर डाटा ले गया तो इनके पास तो कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। लाइक ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपनी कंपनी के अंदर जो जो चीज़ें हार्ड फॉर्म में रख रहे हैं उनकी सारी फोटोकॉपीज भी अलग से बना के रख रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता।
हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि अपना जो डाटा ऑब्टेन किया हुआ है, जो एविडेंसेस हैं उनके पास, उसको कंप्यूटर्स पे लेके आ रहे हैं, उसको सॉफ्ट फॉर्म में साथ साथ रखते जा रहे हैं, स्कैन करके रखते जा रहे हैं, ताकि जिस टाइम ज़रूरत पड़े वहीं से प्रिंट कर लिया। लेकिन ज़्यादातर कंपनीज के अंदर ऐसा नहीं हो रहा होता। अब लिमिटेशन इम्पोज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थी कि उसने आपका डाटा सीज कर लिया। अब इस तरह की सिचुएशन में ये इम्पोज बाय मैनेजमेंट नहीं कहलाएगी, लेकिन लिमिटेशन ऑन स्कोप तो है कि भाई आपके पास डाटा ही नहीं है। नहीं, फिर भी आप देखेंगे कि इधर हमने एक्सेप्ट करना है कि नहीं, और अगर एक्सेप्ट करना है तो हमने रिपोर्ट किस तरह की देनी है। ठीक है जी। कल हमने एक और पॉइंट भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना कि यहाँ पर ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो उसमें हमने क्या कहा था, डिस्क्लेमर भी दे सकते हैं। उस तरह की सिचुएशन में फिर डिस्क्लेमर आ जाता है कि भाई मैनेजमेंट जो है उसने डाटा नहीं दिया, क्यों? क्योंकि उसके पास खुद भी नहीं है। सो डिस्क्लेमर देंगे कि भाई हम ओपिनियन नहीं दे सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। जी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इन अनएक्सेप्टेबल। पाकिस्तान में रहते हुए वो कह रहे हैं जी यूएस गैप यूज करना। आपने कहा जी क्यों यूज करना? बस हमारा दिल कर रहा है। आपने कहा जी आपका दिल कर रहा है तो आप किसी और से ऑडिट करवा लें, हम ये नहीं करेंगे। फिर मैनेजमेंट डू नॉट एग्री टू द अबव रिस्पॉन्सिबिलिटीज द प्रीमाइज स्टेटेड इन द प्री कंडीशन। प्रीमाइज क्या है जी? अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनकी ऑडिट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। ये वो प्रीमाइज हैं, वो प्री कंडीशन है जिसकी बेसिस पर ऑडिट कंडक्ट होना था। उन्होंने कहा जी ये डाटा हमारे पास नहीं है, या ये हमने काम नहीं करना, या हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी। इस सिचुएशन के अंदर क्या हो जाएगा कि आप कहेंगे हम ऑडिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास इंगेजमेंट लेटर्स का। क्या होते हैं जी इंगेजमेंट लेटर्स? इंगेजमेंट लेटर हम कहते हैं कि जी मिसाल के तौर पे आपके पास क्लाइंट आ गया, आपने उससे प्री कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया, उसने कहा कोई मसला नहीं हम एग्री कर लेते हैं। बट ये चीज़ एनफोर्सेबल कब होगी? जब आपके पास ये रिटन फॉर्म में अवेलेबल हो। क्या हो जी? आपके पास रिटन फॉर्म में कंडीशंस और टर्म्स आपकी एग्री हुई हो। अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी एग्री ही नहीं हुई तो इस सिचुएशन के अंदर हम क्या कहेंगे कि एंगेजमेंट लेटर नहीं बना था शायद, इस वजह से एग्री नहीं हुई। अब एग्री हो गई हैं, लेकिन मैनेजमेंट कल को 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद कहते हैं जी हमने कब एग्री किया, तो आप एटलीस्ट एक एविडेंस के तौर पे कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके सबमिट करवा दें वहाँ पे, तो वो वहाँ पर एक्सेप्टेबल कब होगा? जब क्लाइंट ने भी एग्री किया हो। उसका नाम है एंगेजमेंट लेटर। उसमें क्या होता है जी कि आपने कोई भी अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करनी है एज ऑडिटर ऑफ अ क्लाइंट कंपनी, द ऑडिट फर्म शुड सबमिट एन एंगेजमेंट लेटर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द क्लाइंट कंपनी। एंगेजमेंट लेटर एक कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी और ऑडिटर के दरमियान। ठीक है जी। कंटेंट्स क्या होंगे ये इंपॉर्टेंट है। कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर, यहां पर इसको बेटा स्टार कर लें अपनी अपनी बुक्स में, क्योंकि ये कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर्स जो हैं वो आपको अक्सर क्वेश्चंस में आ जाते हैं। एग्जाम लेवल क्वेश्चन के अंदर टेस्ट किया जाता है कि भाई बताएं फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर क्या होगी। कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर बताएं। 4 से 5 मार्क्स आते हैं। यहां पर जो नीचे बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये एक बुलेट पॉइंट 1 मार्क है। ठीक है जी। एंगेजमेंट लेटर के बारे में उन्होंने कहा कि जी इसमें ये चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, शुड इंक्लूड डिटेल्स ऑफ द फॉलोइंग। पहले जेनेरिक चंद एक पॉइंट्स आएंगे, उसके बाद नीचे मजीद डिटेल में पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर उसने कह दिया 8 चीजें बताएं और 4 मार्क्स दिए हैं तो हाफ ऑफ मार्क के हिसाब से आपने ये सारे पॉइंट्स बताने हैं। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, भाई किस साल का ऑडिट कर रहे हैं और ऑडिट किस फ्रेमवर्क के मुताबिक कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप आ गया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मकसद क्या है? हाँ, मकसद क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट वाज योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव एक ही रहेगा, लेकिन आपने बताना तो है ना कि आवर पर्पस इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर उसके बाद स्कोप में क्या आ जाएगा
कि फॉर द ईयर एंडेड या फाइनेंशियल ईयर एंडेड 2022 एंड देन उसी स्कोप में मजीद ऐड हो जाएगा कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, इन अकॉर्डेंस विद IFRS टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 इन अकॉर्डेंस विद फुल IFRS या इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है जी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपने पढ़ी हुई है बेटा वही यहाँ पर आती हैं। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अंडरलाइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट टू बी इशूड, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड, जो ऑडिटर्स रिपोर्ट होगी उसका फॉर्म किस तरह से होगी, लाइक फॉर्मेट क्या होगा उसका, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बता रहे होंगे। तो आपने कहा जी हम उस पर ओपिनियन भी दे रहे होंगे, उसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बता रहे होंगे अपनी भी और मैनेजमेंट की भी। ठीक है, फिर उसके बाद अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई होंगे तो वो भी बता रहे होंगे। ये सारी चीज़ें हमने कहा बता रहे होंगे। चैप्टर 14 पूरा इसी पे है कि फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट क्या होगा। इन एडिशन टू द अबव, the auditor may feel that it is appropriate to include additional point in the engagement letter such as, like अब बेटा वहाँ पर 8 मार्क्स, वैसे इतना आता नहीं है लेकिन इन केस अगर उसने 6-7 मार्क्स कह दिया, अब ये 5 पॉइंट आपको याद थे, ये 5 पॉइंट्स आपको 6 मार्क्स स्कोर करने में आसानी नहीं देंगे। आपको यहाँ नीचे से भी चंद एक पॉइंट्स लेने पड़ेंगे क्योंकि ये एडिशनल पॉइंट्स हैं, लेकिन ये इंक्लूड किस में ही होते हैं, इंगेजमेंट लेटर में। फॉर्मेट जो है ना बेटा आपने वो बताना होता है इंगेजमेंट लेटर के अंदर ही कि इस तरह की रिपोर्ट होगी हमारी। एग्जैक्टली वो बताना जरूरी है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले दिन ही ड्राफ्ट रिपोर्ट उनके साथ शेयर कर दो। आपने बताना है कि उसमें टाइटल होगा, उसमें हम ओपिनियन दे रहे होंगे। ओपिनियन किस तरह की होगी जी, हम एक नॉर्मल हमारी अनमॉडिफाइड ओपिनियन इस तरह की होती है, अगर इनकेस उसमें मॉडिफिकेशन होगी तो वो इस तरह की होगी। फिर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम बताएंगे जो भी हमारे पास कंपनीज एक्ट ने हमें कहा हुआ है। इसके अलावा अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने बतानी है वो बताएंगे। वो सारी चीज़ें आप वहाँ लिखते हैं जी। फॉर्म तो फॉर्मेट हो गया, कंटेंट में आप बताओगे ये चीज़ इस तरह से लिखेंगे हम। ओपिनियन एज इट इज़ आप ये नहीं लिख दोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, बट आप ये बताओगे कि हम रिपोर्ट करेंगे वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है जी। जी उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास अरेंजमेंट रिगार्डिंग द प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट इंक्लूडिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ एन ऑडिट टीम। जी अब यहाँ पर आपने ऑडिट टीम बतानी है, हम प्लान कैसे कर रहे होंगे, परफॉर्म कैसे कर रहे होंगे, हमारा अरेंजमेंट क्या होगा, कब कब आपके पास टीम आएगी, हम फलां ऑडिट प्रोसीजर किस टाइम परफॉर्म कर रहे होंगे, ताकि मैनेजमेंट को पता हो कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स इन्होंने हमें दे दिए हैं, हम इस टाइमलाइन को अचीव करें, इस डेडलाइन को अचीव करें। अगर इंटरनल ऑडिटर हमने यूज़ करना है तो वो बात आपने उनको इंगेजमेंट लेटर में पहले बतानी है कि भाई हम आपका इंटरनल ऑडिट टीम को भी यूज़ कर रहे होंगे। फिर उसके बाद मैनेजमेंट हमें कुछ चीज़ें लिख कर देगी, ये डाटा नहीं अवेलेबल हो सकता, ये डाटा हमने फलां डॉक्यूमेंट से प्रिपेयर किया है, ये बात उसने लिख कर देनी है कि भाई ये डॉक्यूमेंट हमने इनको यहाँ से प्रिपेयर करके दिया है, ताकि कल को इस पर कोई सवाल ना उठे। क्लियर है बात? The fact that because of the inherent limitation of an audit, inherent limitation of internal control, there is unavoidable risk that some material misstatement may not be detected even though the audit was properly planned and performed in accordance with ISAs. पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जी यहाँ पर एक इनहेरेंट लिमिटेशन, इनहेरेंट अक्सर आपने वर्ड सुना होगा, क्या होता है जी इनहेरेंट? हम कहते हैं कि जी ये विरासत में आ गया साथ, यानी मतलब आपके साथ साथ ही चल रहा है। ऑडिट के साथ एक इनहेरेंट लिमिटेशन है, चूंकि सैम्पलिंग बेसिस यूज़ कर रहे हैं, चूंकि हम मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, अब हो सकता है कि हम कुछ चीज़ें बीच में छोड़ दें, हम हर चीज़ को तो वेरीफाई कर ही नहीं रहे। अब हो सकता है जिस चीज़ को हमने वेरीफाई नहीं किया हो सकता है वही मिसस्टेटेड हो, और वो चंद एक चीज़ें जो हमने चेक नहीं की थी वो मटीरियल मिसस्टेटमेंट बन गई। अब पॉइंट क्या आता है कि हो सकता है कि ऑडिट के दौरान जो हमने चीज़ें सिलेक्ट की हैं वो चाहे हमने प्रॉपरली ऑडिट को प्लान और परफॉर्म किया था इन अकॉर्डेंस विद ISA, वो फिर भी शायद कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स
छूट गई हों, तो ये बात आप इंगेजमेंट लेटर में ही बताएं कि जी इस तरह भी होता है। टू इन्फॉर्म द ऑडिटर अबाउट इवेंट्स अकर्ड आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट, कि जी आपने हमें रिस्पॉन्ड करना है, हमें बताना है कि जी यहाँ पर ऑडिटर्स रिपोर्ट के फौरन बाद अगर कोई सबसीक्वेंट इवेंट हो गया, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, IS 10 जो है आपका इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, आप कहते हैं जी उसके मुताबिक हम अगर कोई चीज़ आती है तो मैनेजमेंट हमें डिस्क्लोज करेगी कि ये रिपोर्टिंग पीरियड के बाद की कोई ट्रांजैक्शन है। इस तरह से एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑडिटर्स लायबिलिटी, कि जी हमारी लायबिलिटी कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड है, कि जी जो डाटा हम तक अवेलेबल किया जाएगा हम उस पर ओपिनियन दे रहे हैं, अगर कोई नई चीज़ आ गई तो डेफिनेटली फिर हम उसको भी साथ लेकर चलेंगे, उसको भी रिव्यू करेंगे। या अगर कहीं पर फ्रॉड है तो भाई वहाँ पर हमारी लायबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि फ्रॉड जो है वो लोगों ने मिलकर किया होता है और बड़ा प्रॉपर्ली प्लान किया होता है, तो हो सकता है कि हम इसको ना देख पाए। द एक्सपेक्टेशन दैट मैनेजमेंट विल प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, अगेन ऑडिटर का जो राइट था आपने एंगेजमेंट लेटर के अंदर ही वो बात लिख दी। फिर एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू मेक अवेलेबल टू द ऑडिटर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि भाई ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप हमें प्रिपेयर करके देंगे, और इसके बाद यहाँ पर इन केस अगर कोई जर्नल और सब्सिडरी के लेजर्स हैं तो वो भी हमें प्रोवाइड किए जाएंगे। जर्नल लेजर या सब्सिडरी लेजर्स वगैरह हैं वो भी आप साथ हमें प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमने उसमें से कोई ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करनी हो फॉर टेस्टिंग पर्पस तो वो कर भी सकें। क्लियर है पॉइंट? द बेसिस ऑन विच फीस आर कंप्यूटेड एंड एनी बिलिंग अरेंजमेंट, कि जी हम कब कब बिल करेंगे। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो बेटा अब यहां पर क्या होता है, सर्विस सेक्टर है ना, तो हम कहते हैं जी जैसे मिसाल के तौर पे बाजार एक चीज लेने गए, अब वहां तो पता था मटेरियल आइटम है, आपने गुड परचेज की और उसी टाइम पे पेमेंट कर दी। अब यहाँ सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं। अब अक्सर ऐसा होता है कि सर्विसेज कंप्लीट हो गई, फीस मांगी, उन्होंने आगे से कह दिया नहीं भाई फीस इतनी तो नहीं बनती, तो अब यहाँ पर आप ये चीज़ इंगेजमेंट लेटर में ही पहले नंबर पे कंफर्म करवाएं और बिलिंग अरेंजमेंट भी यहीं पे कंफर्म करवाएं। लाइक फ़ी जो है 25% एडवांस होगी, या अक्सर केसेस में लोग 50% एडवांस भी कर देते हैं। 30% जी आपका 50% वर्क कंप्लीटेड पे होगी, और फिर जो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा लाइक 45% तो वो एट रिपोर्ट सबमिशन, कि भाई जब हम रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे ना तो हमें 45% देंगे तो रिपोर्ट आपको फाइनली हैंड ओवर की जाएगी, अदरवाइज नहीं। 100% कंप्लीट हो जाएगा एक तो आपका जी, और ये बिलिंग अरेंजमेंट इस तरह से आपका बन जाएगा। फिर उसके बाद आगे बात के जी रिक्वेस्ट फॉर मैनेजमेंट टू एक्नॉलेज रिसीट ऑफ द एंगेजमेंट लेटर, कि जी आप काइंडली इसको कंफर्म करें और एग्री करके तो हमें साइन शाइन करके तो वापस भिजवा भी दें। A reference to any further agreement between the auditor and the entity, कि जी अगर कोई हमारा फर्दर एग्रीमेंट भी है तो उसका रेफरेंस भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं यहाँ पे। Any obligation to provide audit working paper to other parties, like आपने अगर information is to be disclosed to another party है, like ICAP है, there is a professional right or duty to disclose, तो उसके लिए अलग से आपको कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जब एंगेजमेंट लेटर बना रहे हैं तो यहीं पर ही उनसे एग्री करवा लें कि भाई ठीक है हम यहाँ पर अलाउ करते हैं कि आप ठीक है आप यहाँ पर हमारे वर्किंग पेपर्स जो हैं वो शेयर भी कर लें, कोई मसला नहीं। यानी जो हमारी ऑडिट कंडक्ट किया गया उससे रिलेटेड जो आपके अपने वर्किंग पेपर्स हैं वो आप शेयर करना चाहें ICAP को, इफ़ देयर इज़ अ प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी टू डिस्क्लोज, तो आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं टू अदर पार्टीज। ये क्वेश्चन बेटा आप परफॉर्म करें, कोई चीज़ है इसमें पूछने वाली तो पूछें, एग्जाम्पल ही है, इसको एक बार बस रीड करना है आपने।
जी बेटा, अब यहाँ पर एग्जाम्पल में आपसे पूछा जा रहा था कि ये 4 पॉइंट्स हम एंगेजमेंट लेटर में क्यों इंक्लूड करेंगे। वैसे तो हमने ये सारे पॉइंट्स अभी ऊपर कवर किए ही हैं। बेसिस ऑन विच फीस आर चार्ज्ड, like to ensure that there is no misunderstanding, for example that more senior staff cost more and that time is money। तो अब यहाँ पर अगर आपने फीस की कंपोजिशन बनानी कि फीस हम चार्ज कैसे करेंगे, तो वो यहाँ पर आप एक्सप्लेन करें कि भाई इस तरह से हमारी फीस की कंपटीशन बन रही है। तो इस तरह क्लाइंट को ज़्यादा असिस्टेंस भी हो जाती है कि भाई यहाँ पर सीनियर स्टाफ हमें रिक्वायर्ड था, इस वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, अगले साल शायद हमारी कॉस्ट कम हो जाए। आउटलाइन टाइम टेबल कि जी हम किस तरीके से अपने स्केड्यूल्स आप अपने शेयर कर दें कि हम किस किस टाइम पे मीटिंग्स कर रहे होंगे, किस किस टाइम पे हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन सा प्रोसीजर हमने परफॉर्म करना है, ताकि उस हिसाब से तैयार रहें लोग। फीस आर चार्ज्ड जी, ये फ़ी की बेसिस ही है ना, ये तो फ़ी की बेसिस ही है ना कि आपकी फ़ीस कंप्यूट कैसे हो रही है, फ़ी की कंप्यूटेशन किस तरह से हो रही है। देखें, आपने कंप्यूट करना हो कोई भी चीज़ को तो आप कहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। आपने कहा जी इसके अंदर हम पार्टनर एक है, इसकी फ़ीस इतनी बनेगी, इसके इतने आवर्स यूज़ होने हैं तो इतनी फ़ीस है, मैनेजर के इतने आवर्स यूज़ होने उसकी इतनी फ़ीस है, सीनियर स्टाफ इतना चाहिए तो उसकी इतनी फ़ीस है, जूनियर स्टाफ की इतनी फ़ीस है। वो सारे को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड किया तो आपके पास टोटल जो है, आपने कहा जी ये हमारी फ़ीस बनेगी। बात क्लियर हो रही है? जी, कि इन केस अगर, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ गया ना, वो पिछला पॉइंट क्लियर आपको। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि वो टाइम तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी है कि भाई इतना टाइम लगना तो उसकी इतनी फीस है। उसके बाद है कि भाई इन केस अगर अब क्लाइंट यहाँ पर आपको टाइमली डाटा नहीं देता तो आवर्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आवर्स बढ़ते जाएंगे पैसे भी बढ़ते जाएंगे। तो क्लाइंट को यहाँ पर आप इनकरेज कर सकते हैं कि भाई जितनी जल्दी होगा काम खत्म करवा लो, उतनी जल्दी आपकी फीस भी रिड्यूस हो जाएगी। देखिए ना, क्लाइंट ने यहाँ पर डाटा टाइमली प्रोवाइड कर दिया तो आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाने की जरूरत तो नहीं है, और अगर एक्स्ट्रा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली देयर इज नो नीड टू चार्ज फर्दर। ठीक है, आप कहते हैं जी टाइमली चीज़ें प्रोवाइड की गई और हमारा मजीद स्टाफ यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ, तो इस वजह से ये पॉइंट हमारा इस तरह से कवर हो जाता है कि कॉस्ट हमारी कम होगी। देन आउटलाइन टाइम टेबल के जी किस टाइम पे हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, ये सारी चीज़ें हम इस टाइमलाइन के अंदर लिख लेते हैं। फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ऑफ द कंटेंट ऑफ द लेटर, कि आप यहाँ पर कल को क्लेम ना कोई कर सके कि भाई हमें तो पता ही नहीं था, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड लास्ट थिंग इज अरेंजमेंट फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लाइंट स्टाफ, कि जी अगर इन केस हमने इंटरनल ऑडिटर या उनका और कोई स्टाफ यूज़ करना है तो वो अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि हमने पहले बताया नहीं था तो इस वजह से शायद क्लाइंट ने अज्यूम किया कि उनकी ज़रूरत ही नहीं है। नाउ क्या चीज़, किस चीज़ की? ये एग्जाम्पल थी ना बेटा, ज़्यादातर चीज़ें वैसे तो कवर हो ही गई थी ना, कि हमने अगर इंटरनल ऑडिटर का काम यूज़ करना है तो एटलीस्ट हमने वो उसके अंदर बताना है कि भाई हमने यूज़ करेंगे, ताकि वो स्टाफ जो है वो अवेलेबल हो सके। अच्छा, उसके बाद आते हैं रिकरिंग ऑडिट्स। एक ऑडिट आपने स्टार्ट किया, अब यही ऑडिट दोबारा परफॉर्म किया जाना है, यानी लाइक अगले साल आपने जब जाना है तो दोबारा इसी क्लाइंट का ऑडिट परफॉर्म कर रहना है। ईयर चेंज हो गया लेकिन ऑडिट एंगेजमेंट तो रिकरिंग स्टार्ट हो गई ना, जस्ट लाइक एन अलार्म क्लॉक। आप कहते हैं जी रोज सुबह 8 बजे बजे, तो क्या होता है आप उसको कह देते हो कि इन डेज में रिकरिंग हो जाइए अलार्म, तो वहां पर आप उसमें ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं, वो डेली बेसिस पे बजना स्टार्ट हो जाता है। रिकॉर्डिंग ऑडिट से मुराद क्या है? रिपीटेटिव ऑडिट। पिछले साल आपने ऑडिट किया, नया साल आया, दोबारा ऑडिट करें। अब जरूरत नहीं है कि आप हर साल इंगेजमेंट लेटर नया सबमिट करवाएं। इंगेजमेंट लेटर तो आपने एक बार दे दिया था ना, तो उसी में आप लिख देते हैं कि भाई अगर हम अगले साल भी ऑडिटर हुए तो यही टर्म्स एंड कंडीशंस चलेंगी। रिकरिंग ऑडिट के केस में सिर्फ चंद एक पॉइंट्स इस तरह के हैं जहां पर हम कहते हैं कि अगर चेंज आई तो फिर हम यहां पर नया एंगेजमेंट लेटर सेट करेंगे और नया एंगेजमेंट लेटर साइन करवाएंगे। वो कौन सी? सबसे पहले नंबर पे जिन लोगों ने साइन किया था वो छोड़ के चले गए हैं। जिस बंदे ने एंगेजमेंट लेटर आपके साथ एग्री किया था
एंगेजमेंट लेटर पे आपके साथ साइन किए थे वो बंदा ही छोड़ के जा चुका है। लाइक वो डायरेक्टर था, एम्प्लॉय था, उसको आपने निकाल दिया, उसकी जगह कोई नया डायरेक्टर आ गया। नया डायरेक्टर जो आया वो कहता है कि भाई मैं तो आपके साथ टर्म्स एग्री ही नहीं की, मैं आपसे ऑडिट क्यों करवाऊं, या मैंने तो आपके साथ ये टर्म्स एग्री ही नहीं की, आप कैसे कह सकते हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कहते हैं जी आपके पुराने डायरेक्टर ने किया था, उसने कहा जी वो पुराना डायरेक्टर भी चला गया और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी साथ ही ले गया, हमारे पास नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको लगता है कि नहीं ये जो नया बंदा आया हमें इसके साथ एग्री करवा लेना चाहिए। स्टैंडर्ड आपको पहले ही कह देता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो, देयर इज अ चेंज इन की मैनेजमेंट पर्सोनल, तो आप चेंज करवा दें। चेंज इन ऑनरशिप, 3 पार्टी रिलेशनशिप आपका बना था, किन के साथ? शेयर होल्डर्स के साथ। वो शेयर होल्डर ही मेजरली चेंज हो गए हैं सारे। अब 3 पार्टी रिलेशनशिप आप दोबारा से इन्फोर्स करवाने के लिए, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि भाई वाकई 3 पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, इंगेजमेंट लेटर आप नए सिरे से दे देते हैं। मैनेजमेंट ही साइन करके देगी, लेकिन एटलीस्ट एजीएम के अंदर सबको पता होगा कि ये ऑडिटर्स ने दोबारा इंगेजमेंट लेटर दिया था। रिवाइज टर्म्स एंड कंडीशंस, यहाँ पुरानी टर्म्स एंड कंडीशंस को ही री इन्फोर्स करने के लिए आपने ये काम किया। लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं आपकी, लीगल और सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर थोड़ी चेंज होते हैं। देखें छोटे छोटे माइनर लेवल पे जो हैं इन्वेस्टर्स वो चेंज होते रहते हैं। जो मेजर शेयर होल्डर है, चलें अब यहीं पर एक पॉइंट और भी क्लियर कर लेते हैं कि अक्सर आपने सुना होगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज लिस्टेड हैं तो इसके अंदर लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बट जो शेयर्स मार्केट में उन्होंने फ्लोट करवाया हुआ है वो तो शायद 10 या 12% हो, बस 60% 70% एक शेयर होल्डर के पास अक्सर होता है, या अक्सर पूरी एक फैमिली के पास 80% होता है। क्लियर हो रही है बात? यानी 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, इन्होंने 80% अपने पास रिटेन किया हुआ है और मार्केट में सिर्फ कितने शेयर्स फ्लोट किए हुए हैं? 10 to 12%, 15%, मैक्सिमम भी जाए तो 20 to 25%, इससे ज़्यादा नहीं किया होता। ये पाकिस्तान में है। बाहर की कंट्रीज में देखो तो वहाँ पर हिसाब डिफरेंट है। वहाँ पर इवन फेसबुक का जो ऑनर है मार्क जकरबर्ग, उसने भी अपने पास 10 to 15% रखा था, अब शायद उससे भी रिड्यूस कर दिया हुआ। ठीक है, अपने पास 3% होल्डिंग, 4% होल्डिंग इतनी रखी होती है फिर। जी ISA 210 requires the auditor for recurring audit to assess whether circumstances mean that the terms of engagement need to be revised। क्या इस तरह के सर्कमस्टांसेस तो नहीं बन गए कोई जहां पर हमें लग रहा हो कि हमें अपनी टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट जो है उसको रिवाइज कर देना चाहिए? लाइक आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजमेंट को बताई, मैनेजमेंट ने कहा कि जी ठीक है हम एग्री कर लेते हैं। जब आपने ऑडिट स्टार्ट किया उन्होंने कहा जी आपने एग्जैक्ट ये बात तो लिखी नहीं थी, तो हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो नहीं एग्री करते जो आप अब हमें बता रहे हैं। तो ऑडिटर कहता है कि ठीक है जी अब हम यहाँ पर रिवाइज्ड इंगेजमेंट लेटर दे सकते हैं कि भाई इंगेजमेंट लेटर इन एक्चुअल ये है। रिकरिंग ऑडिट के केस में तो स्पेसिफिकली आप दे सकते हैं ताकि मजीद क्लैरिटी आ जाए मैनेजमेंट को भी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इस तरीके से काम होगा। जी मैनेजमेंट नीड टू बी रिमाइंडेड ऑफ द एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट के जी मैनेजमेंट को आपने याद दहानी करवानी कि जी ये टर्म्स हमारी एग्री हुई हैं। तो ऐसे केस में आप इंगेजमेंट लेटर रीसबमिट भी कर सकते हैं। लाइक अगले साल, दूसरे तीसरे साल आपको लगता है कि मैनेजमेंट चूंकि भूल जाती है ये चीज़ें, आप चाहें तो फिर हर साल भी कर सकते हैं इंगेजमेंट लेटर दोबारा सबमिट। अच्छा फिर उसके बाद है ISA सजेस्ट दैट द फॉलोइंग फैक्टर्स में इंडिकेट दैट द अबव इज अप्रोप्रिएट। उसने कहा जी वो कौन कौन सी चीजें? क्लाइंट ने ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट जो है वो ही गलत समझा, उसको समझ ही नहीं है कि ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है। आपने जब उनको रिपोर्ट सेंड की 2022 की तो उन्होंने कहा जी कि इसमें आपने फ्रॉड की तो बात ही कोई नहीं की, फ्रॉड की तो बात ही कोई नहीं की कि जी फ्रॉड होगा तो किस तरह से होगा और आप उसको कैसे पकड़ेंगे। आपने कहा जी हम मटीरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट करें। उसने कहा जी आपने ये बात हमें क्लैरिटी से नहीं दी। तो अब आप चाहें तो दोबारा इंडिकेट करने के लिए कि भाई ये क्लैरिटी को हम ज़्यादा क्लियर करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव जो है दोबारा से आपको बता रहे हैं।
कोई स्पेशल टर्म्स आ गई ऑडिट एंगेजमेंट में या रिवाइज आ गई हैं तो आप तब भी अपना एंगेजमेंट लेटर रीसबमिट कर सकते हैं। बोल दिया उन्होंने, कहा नहीं भाई आप दोबारा सबमिट करें हम पढ़ लेंगे, तो फिर आप चाहें तो दोबारा सबमिट कर सकते हैं। अनलेस के नहीं, इनमें से कोई एक भी आ गया था। जी एग्जैक्टली, वो तो उन्हीं के पास रहना। होता क्या है कि एंगेजमेंट लेटर जो है, एंगेजमेंट लेटर जो है बेटा, इसकी 2 कॉपीज होती हैं, इसकी 2 कॉपीज हैं, एक क्लाइंट के पास रहती है, एक आपके पास रहती है, और दोनों के पास दोनों पार्टीज ने एग्री किया हुआ, ऑडिटर ने भी क्लाइंट ने भी, कि भाई हम इस तरीके से ऑडिट कंडक्ट करेंगे, वो सारी बातें बताई। मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड करी, आप उसको मजीद क्लियर करने के लिए आप वो वाली लाइन जो है उसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं, मजीद एक्सप्लेनेटरी बना दिया आपने उसको, मजीद इंफॉर्मेटरी बना दी है कि भाई इंगेजमेंट लेटर के अंदर ये इंफॉर्मेशन हम आपसे सारी डिस्कस कर रहे हैं कि हम ये इंफॉर्मेशन लेंगे, इस तरीके से हम काम करेंगे, इंटरनल कंट्रोल्स पे हम आपको मैक्सिमम ये बता सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो आप उनको बता रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट है जो आप उनको अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए मजीद क्लियर कर रहे हैं। क्लियर है जी। रिवाइज या स्पेशल टर्म्स कोई ऑडिट एंगेजमेंट में डाल दी हैं, तो आपने कहा जी ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गई या सिग्निफिकेंटली ऑनरशिप चेंज हो गई, तो इस तरह की सिचुएशन में अगेन आप कहते हैं कि हमने रिवाइज एंगेजमेंट लेटर देना है। अगर इन केस एंटिटी का बिजनेस ही चेंज हो गया, एंटिटी पहले मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी अब वो ट्रेडिंग की तरफ आ गई है, या पहले वो एक सेगमेंट में थे अब वो 3 से 4 डिफरेंट सेगमेंट्स खोल लिए उन्होंने, तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप कहते हैं कि अगर सिग्निफिकेंट चेंज है इन नेचर और साइज ऑफ द एंटिटीज बिजनेस, तो आप इसको दोबारा से एग्री करवाओ कि भाई हम इस तरीके से ऑडिट परफॉर्म कर रहे होंगे, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस ये होंगी। लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ही चेंज हो गई, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। अब लॉ ने कह दिया कि जी आप इस तरीके से नहीं इस तरह से ऑडिट करेंगे, तो आपने कहा डेफिनेटली फिर अब हम ये चीज़ अपने एंगेजमेंट लेटर में भी बताएंगे। अ चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एडॉप्टेड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अ चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। जी एक्सेप्टेंस ऑफ द चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, जी ये लास्ट पॉइंट है हमारे पास, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो एंटिटी माइट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस आस्क द ऑडिटर टू चेंज द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब आपके पास एक क्लाइंट था, आपने उसके साथ ऑडिट परफॉर्म करना स्टार्ट किया, उसके क्लाइंट के पास अपने टीम भिजवा दी, 3 दिन के बाद ही क्लाइंट ने कह दिया कि नहीं भाई ऑडिट हमने नहीं करवाना। ये पॉइंट हमने पहले भी उस दिन क्लास में डिस्कस किया था। अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि आपके पास क्लाइंट था और उसने कह दिया नहीं भाई हमने ऑडिट नहीं करवाना, हमने रिव्यू करवाना है, हमें रीजनेबल एश्योरेंस की बजाय लिमिटेड एश्योरेंस चाहिए, तो अब आप उनसे रीजन पूछेंगे, रीजन क्या है। अगर तो उनकी रीजन जस्टिफाइबल है और रीजनेबल है, दोनों चीजें रीजनेबल और जस्टिफाइबल है कि भाई एक्चुअल में रिक्वायरमेंट ये फलां लेंडर की तरफ से थी, जिसने लोन देना था उसने कहा था कि भाई आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करके लाओ या हमें एक मैनेजमेंट अकाउंट सबमिट करवाओ। क्लाइंट चूंकि अनपढ़ था, उसको पता नहीं चला कि इस बात का मतलब है क्या मैनेजमेंट अकाउंट्स का। वो आपके पास आया, उसने कहा जी वो रिपोर्ट मांग रहे हैं, आपने ऑडिट स्टार्ट करवा दिया, बैंकर से बात हुई, यानी जिसने स्कोप डिफाइन किया था उसको इसने बताया कि जी हमने रिपोर्ट बनवाना स्टार्ट किया। उसने कहा किस तरह की रिपोर्ट, तो अब बैंकर ने बताया कि नहीं भाई हमने तो आपको सिर्फ कहा था कि मैनेजमेंट अकाउंट से एक अदद ले आए। अब यहाँ पर स्कोप ऑफ वर्क चूंकि चेंज हो रहा है और ये रीजनेबल और जस्टिफाइबल है कि सिर्फ अकाउंट्स बनाकर देने थे, यहाँ पर ऑडिट ओपिनियन तो रिक्वायर्ड ही नहीं थी। तो अब इस तरह की सिचुएशन के अंदर रीजनेबल भी है, जस्टिफाइबल भी है कि सिर्फ अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएं रादर देन के कोई और काम। तो आपने कहा जी बस यही काम करना है, ओके। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अगेन चेंज होंगी, एंगेजमेंट लेटर चेंज होगा, आप उसके अंदर स्पेसिफिकली बता दोगे कि ये इस तरह से।
सबमिट अ रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर। सर अगर थ्री पार्टी रिलेशनशिप में जो शेयर होल्डर्स है वो अनपढ़ हो और मैनेजमेंट काफी पढ़ी लिखी हो और ऑडिट करने जाए और उन्हें इस चीज़ का पता चल जाए कि ये जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ये डिटेक्ट हो जाएगी, उसके बाद शेयर होल्डर से कॉन्टैक्ट कर शेयर होल्डर्स को ही हमने देनी होती है ना असल में ये वो अगर कह दें कि नहीं हमें उनसे मतलब ये कहवा दें कि हमें लिमिटेड एश्योरेंस चाहिए, तो इस सिनेरियो में अगेन आप फिर रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर सबमिट करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हो कि भाई ये किस बेसिस पे कह रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने जो सारी भी बात की शेयर होल्डर्स की और मैनेजमेंट की, देखें ये काम हो रहा है बड़ी कंपनीज में, शेयर होल्डिंग और डायरेक्टरशिप अलग अलग है। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल छोटे लेवल का एक बिजनेस है जिसमें शेयर होल्डर डिफरेंट हो गया और डायरेक्टर डिफरेंट है। आपने पढ़ा हुआ है कि शेयर होल्डर और डायरेक्टर एक ही होता है ज़्यादातर छोटे बिजनेसेस में। अब पॉइंट आ गया कि इन केस अगर शेयर होल्डर अनपढ़ था और आपने यहाँ पर रीजनेबल एश्योरेंस देनी थी ऑडिट करके, मैनेजमेंट ने कहा नहीं जी हमने रिव्यू करवाना है, शेयर होल्डर से उन्होंने मनवा भी लिया। अब यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि क्या लॉ आपको इजाज़त देते हैं इस तरह करने की? लॉ ने तो कहा नहीं भाई आपने ऑडिट ही कंडक्ट करवाना है, बात को समझना है। लॉ ने कहा एनुअली ऑडिट कंडक्ट होता है, आपने टर्म्स ये वाली एग्री की कि हम इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड रेगुलेशन ही काम कर रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि मैनेजमेंट सिर्फ लॉ से इसलिए बच रही है ताकि उनकी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी रिपोर्ट ना हो जाए। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि भाई आपने ऑडिट एंगेजमेंट फिर एक्सेप्ट ही नहीं करनी। इफ तो अगर एक्सेप्ट करने के बाद क्या चीज़ एक्सेप्ट करनी? जो भी मैंने केस बताया आपको ये एक्सेप्ट करने के बाद अभी तो बेटा रिज़ाइन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, रिज़ाइन भी किया जा सकता है, लेकिन आप गलत टर्म्स पे एग्री नहीं कर सकते, ठीक है। दिस माइट रिजल्ट फ्रॉम अ जेन्युइन चेंज इन सर्कमस्टांसेस और फ्रॉम अ मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ एन ऑडिट एज ओरिजिनली रिक्वेस्टेड। हो सकता है कि आपके सामने इस तरह की सिचुएशन आ जाए जहां पर लग रहा हो कि जेन्युइन ये चेंज है सर्कमस्टांसेस का कि नहीं अब ये तो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है, जो डाटा ही मांग रहे हैं वो रिक्वायर्ड ही नहीं, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी क्लाइंट को कि उसने जो आपसे ओरिजिनली चीज़ रिक्वेस्ट की थी वो ऑडिट से डिफर करती है। It could result from a situation where the auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding a material item. यहाँ पर उसने एक तीसरी बात भी की, पहले तो उसने कहा चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो सकता है जो जेन्युइन है, दूसरे नंबर पे हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ दो लेवल्स तक तो ठीक थी बात। तीसरा जो पॉइंट आपके सामने लाया जाना है ना कि हो सकता है कि ऑडिटर अनएबल हो टू obtain sufficient and appropriate evidence regarding a material item और मैनेजमेंट ने कह दिया कि नहीं ऐसा करें ऑडिट की बजाय आप रिव्यू कर दें, टू अवॉइड अ क्वालिफाइड ओपिनियन कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही, सिर्फ इस ओपिनियन से बचने के लिए मैनेजमेंट ने कहा जी ऐसा करें आप रिव्यू रिपोर्ट दे दें। अब रिव्यू रिपोर्ट दे दें या डिस्क्लेमर दे दें तो अब ऑडिटर कहेगा कि नहीं ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज ये जेन्युइन रीज़न नहीं है टू चेंज एन अपॉइंटमेंट। बात क्लियर हो रही है? ऑडिटर ने जज करना है यहाँ पे कि मैनेजमेंट क्या सही बेसिस पर सही ग्राउंड्स पर है या नहीं है। देन क्या जी आगे उसने वो वाला पॉइंट डिस्क्राइब किया जिसमें हम एक्सेप्ट करेंगे ये चेंज हो सकता है रिवाइज यहाँ तक उसके आगे उसने कहा कि ये अगर सिचुएशन हो तो आप नहीं कर सकते। ये भी कहने लगा ना बेटा ये क्वालिफाइड ओपिनियन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन से बचने के लिए मैनेजमेंट ने कह दिया कि नहीं भाई हम ये काम नहीं करवाएंगे, हम ऑडिट नहीं करवा रहे, हम लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट ले लेते हैं, लिमिटेड एश्योरेंस। एग्जैक्टली फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी या मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट को छुपाने के लिए वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड उन्होंने कहा जी हम क्वालिफाइड ओपिनियन लेने के बजाय ऐसा करें लिमिटेड एश्योरेंस हमें दे दें। तो अब यहाँ पर ISA 210 जी नहीं ऑडिटर को दिया नहीं ना गया, ऑडिटर को डाटा नहीं दिया गया, ही इज अनएबल टू ऑब्टेन। ठीक है नहीं करेगा, मैं यही तो कह रहा हूं कि बेटा मैनेजमेंट ने कह दिया डाटा नहीं मिल सकता, आपकी मेहरबानी है आप ऐसा करें ऑडिट रिपोर्ट देने की बजाय रिव्यू रिपोर्ट दे दो। अब आगे स्टैंडर्ड कहता है कि भाई नहीं इस तरह की आपने चीज को एक्सेप्ट नहीं करना अनलेस इट इज रीजनेबल, इस तरह की रिक्वेस्ट को अकोमोडेट नहीं करना आपने।
बात समझ आ रही है? ISA 210 कहता है कि द ऑडिटर टू कंसिडर द जस्टिफिकेशन फॉर द रिक्वेस्ट एंड वेदर इट इज रीजनेबल. इफ द ऑडिटर कंसिडर दैट इट इज अ रीजनेबल रिक्वेस्ट, then revised terms should be agreed and recorded. If the auditor is unable to agree to a change in term and is not permitted by management to continue the original audit engagement, he should withdraw from the engagement. मैनेजमेंट अगर कह देती है कि नहीं भाई आप ऑडिट ना कंडक्ट करें, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट दे दें हमें, तो ऑडिटर ने कहना है रीज़न क्या है जी, हम ये डाटा नहीं प्रोवाइड कर सकते. आप कहेंगे ठीक है जी हम विड्रॉ कर लेते हैं रादर देन के हम रिव्यू रिपोर्ट की तरफ जाएं. And consider whether there is an obligation to report the circumstances to those charged with governance, owners or regulators. कि क्या हमें ज़रूरत है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को बताने की, या ओनर्स को बताने की, या रेगुलेटर SECP को बताने की, ICAP को बताने की. अगर है तो फिर आप उनको रिपोर्ट करोगे, अदरवाइज जस्ट विड्रॉ. आप चेंज इन टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं अनलेस इट इज रीजनेबल एंड जस्टिफाइबल. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं. किससे? बेटा अब आपको शक पड़ गया मिसाल के तौर पे कि एंटिटी जो है मटेरियल मिसस्टेटमेंट करके दिखाना चाह रही है. अब अगर तो आप उनके साथ झूठ में शामिल होना चाह रहे हैं तो हो जाए. इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी तो कॉम्प्रोमाइज़ होगी ना. फिर अब आप जानते हुए भी उस पर रिपोर्ट दे रहे हो, ओपिनियन दे रहे हो कि भाई ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, या नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू. आप कहोगे यार ये आइटम तो इसकी मटीरियली मिसस्टेटेड है, इन्होंने इसका डाटा नहीं दिया, और हम उस पर कह रहे हैं कि ठीक है जी सब कुछ ओके है. अब समझ आई बात? आप ही उस पर कह रहे हो ना कि हम लिमिटेड एश्योरेंस दे दें, तो लिमिटेड एश्योरेंस में भी तो ये कह रहे थे हमारी नज़र से कोई ऐसी चीज़ नहीं गुजरी जिसकी बेसिस पर हम कहें. कैसे? नहीं, इस तरह से नहीं अप्लाई हो रहा होता. इस तरह से नहीं हो रहा होता कि ऑडिट को रिव्यू में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे नहीं होता. देखें क्लाइंट को भी तो पता है कि उसने यहाँ से ऑडिट से अगर जान छुड़वा भी ली, तो मैंने आपको जैसे पहले पॉइंट में बताया था कि प्रीडिसेसर ऑडिटर है वो क्यों छोड़ रहा है, आपने विड्रॉ किया. अब नया ऑडिटर जो आएगा, चूंकि आपने ऑफिस होल्ड किया हुआ था, वो आपसे पूछेगा कि भाई क्या रीजन आपने क्यों छोड़ा. अब आप यहां पर कहें कि नहीं भाई मैं नहीं बताऊंगा, तो ऐसा तो नहीं होगा. आप क्या कहेंगे यहां पे कि नहीं भाई मैंने सिर्फ इस वजह से छोड़ा क्योंकि ये एक हमसे अपॉइंटमेंट में चेंज रिक्वायर कर रहे थे, हम ऑडिट परफॉर्म करना स्टार्ट किया, हमें ये एरिया इन्होंने वेरीफाई नहीं करने दिया, इन्होंने कहा जी आप अपनी रिपोर्ट का जो एश्योरेंस लेवल है वो नीचे कर दें, लिमिटेड पे लें, रीज़नेबल ना दें. हमें ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं लगी, रीज़नेबल नहीं लगी, हमने नहीं किया. कर देती हैं. ज़्यादातर केसेस में इस तरह की सिचुएशन तक क्लाइंट खुद नहीं आने देता नौबत, वो नौबत इधर तक पहुंचने ही नहीं देता. क्लियर है जी? चलें बेटा मेरा ख्याल है वीडियो यहीं पे रिकॉर्ड कर दें, आप स्टॉप कर दें.